नमस्कार भैया बहनों, हम कक्षा 10 विषय सामाजिक ज्ञान स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक पढ़ रहे थे। अब तक हमने लगभग 6 खंड इस पाठ के पढ़े। आज हम इस पाठ का अंतिम चरण, अंतिम खंड पढ़ने की, समझने की प्रयास करते हैं। और यह अंतिम खंड है बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण। यानी भारत में जो बाहरी जातियां आई, बाहरी आक्रमण हुए, उन आक्रमणकारियों में कौन कौन सी जातियां थी, प्रमुख जातियों के बारे में हम वर्णन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शकों के बारे में पढ़ते हैं। शक भारतीय साहित्य में इनको सीथियन कहा जाता है। भारत के साहित्य में ये सीथियन के नाम से जानते हैं। भारतीय साहित्य में इन्हें सीथियन कहा जाता है। सीथियन, ये नाम दिया है इनको, शकों को सीथियन। ये सीथियन नाम से जाने जाते हैं। सीथियन कहलाते हैं। यह मध्य एशिया की एक लड़ाकू जाति थी। मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया की लड़ाकू जाति, यानी लड़ने को तत्पर रहने वाली ऐसी एक जाति थी जिसे जो शकों के नाम से जाती थी। और इनको भारतीय साहित्य में सीथियन कहते हैं। इन्होंने पश्चिमी क्षेत्र से भारत में प्रवेश किया था। पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के संपूर्ण क्षेत्र पर अपना कब्जा किया। सारे क्षेत्र को जीता, संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार किया। सबसे पहले अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का सारा क्षेत्र इन्होंने अपने कब्जे में लिया। पूरे पश्चिमी अफगानिस्तान को और बलूचिस्तान के संपूर्ण क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद बोलन दर्रे से, हिमालय में बोलन दर्रा है, उस बोलन दर्रे में होकर ये जाति, ये भारत में आई। इनका प्रवेश भारत में हुआ। बोलन दर्रे से इन्होंने भारत में प्रवेश किया और ये 71 ईस्वी पूर्व भारत में आए थे। शकों ने सबसे पहले सिंधु प्रदेश को जीता। सिंधु प्रदेश को जीता सबसे पहले। और सौराष्ट्र में शक राज्य की स्थापना की, शक शासन की स्थापना। सौराष्ट्र में इन्होंने शक शासन की स्थापना की। यानी सबसे पहले सिंधु प्रदेश को जीता, उसके बाद सौराष्ट्र क्षेत्र को जीता और वहां पर शक शासन की स्थापना इन्होंने कर दी। भारत में प्रथम शक शासक, सबसे पहला जो शक शासक था, प्रथम शक शासक जो था वो था मावेज था। मावेज नाम का राजा पहला शक शासक था। भारत में शकों की 2 शाखाएं थी। भारत में शकों की 2 शाखाएं थी। 2 भागों में बटे हुए थे शक। 2 शाखाओं में राज्य करते थे। 2 शाखाएं थी। एक शाखा थी उत्तरी शाखा और दूसरी शाखा थी पश्चिमी शाखा। ये उत्तरी शाखा थी। उत्तरी शाखा तक्षशिला और मथुरा पर अधिकार था। उत्तरी शाखा का अधिकार था तक्षशिला और मथुरा। ये उत्तरी शाखा के अधिकार में थे। और दूसरी शाखा थी जिसे पश्चिमी शाखा कहा जाता है। पश्चिमी शाखा, ये जो पश्चिमी शाखा थी, इस पश्चिमी शाखा में का अधिकार था सौराष्ट्र और नासिक और उज्जैन। नासिक और उज्जैन पर इस दूसरी शाखा का अधिकार था, जो शाखा कहलाती थी पश्चिमी शाखा। इस प्रकार भारत में शकों की 2 शाखाएं थी। एक उत्तरी शाखा तक्षशिला और मथुरा पर अपना राज्य करती थी
पश्चिमी शाखा नासिक और उज्जैन पर अपना शासन करती थी। इस वंश के शासकों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रमुख शासक कौन हुए उनके बारे में। जो भी थे इस वंश के जितने शासक थे उन शासकों ने, इस वंश के शासकों ने, इस वंश के शासकों ने अपने लेखों व सिक्कों पर सक्षमत लिखा, सक्षमत का उल्लेख किया, यानी जितने भी लेख थे उन सब पर सक्षमत का उल्लेख किया था, यानी शक राजाओं ने, जितने भी शक राजा थे उन सब शक राजाओं ने शक संवत का उल्लेख अपने अभिलेखों पर किया था। रुद्रदामन जो राजा था, रुद्रदामन एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा था। प्रसिद्ध व शक्तिशाली राजा था। इस वंश का प्रसिद्ध व शक्तिशाली राजा था, इसका नाम था रुद्रदामन। इस वंश में प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा हुआ था रुद्रदामन। इस रुद्रदामन के बारे में कहा जाता है कि इसने उज्जैन पर अपना अधिकार, उज्जैन का राजा था, यानी प्रसिद्ध था, शक्तिशाली था और उज्जैन पर राज्य था। उज्जैन इसके अधिकार क्षेत्र में था। इसका पूरा साम्राज्य देखा जाए तो पश्चिमी मालवा, पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़ के अलावा सिंधु घाटी, मारवाड़, उत्तरी कोंकण, तथा विंध्य पर्वत का, विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत तक फैला था। इसका शासन, इस रुद्रदमन का शासन पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, सिंधु घाटी, मारवाड़, उत्तरी कोंकण तथा विंध्याचल पर्वत तक फैला हुआ था। इतना शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा था और यहाँ तक ये राज्य करता। पश्चिमी भारत में दो शाखा थी, एक पूर्वी, एक उत्तरी शाखा, एक पश्चिमी शाखा। तो पश्चिमी भारत में शकों के छैरात वंश एक वंश था। शकों में मुझे छैरात वंश के राजा थे। इस छैरात वंश में नेहपान और भूमक, ये प्रसिद्ध राजा थे, प्रसिद्ध शासक। पश्चिमी भारत में शकों का जो छैरात वंश था, उस छैरात वंश में नेहपाल और भूमक नाम के प्रसिद्ध राजा। और उधर ये राजाओं का वर्णन आ गया, रुद्रदमन का वर्णन आ गया। इस प्रकार शक राजाओं के बारे में, जो शक जाति आई थी, उसके बारे में प्रमुख जानकारी आपको यहाँ रखी गई है। अब हम दूसरी जाति जो विदेशों से भारत में आई थी और उसने भारत पर आक्रमण किया था और शासन किया था, ऐसी जाति के बारे में चर्चा करते हैं। उस जाति का नाम है हूण। ये मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। मध्य एशिया की बर्बर जाति, बर्बर कहते हैं जो किसी भी प्रकार के अत्याचार करने में सक्षम हो, किसी भी प्रकार का दया भावना हो, ऐसी एक बर्बर जाति थी हूण। यूची कबीले से संबंधित थी। इनका कबीला था यूची कबीला। शक भी यूची कबीले के थे, ये भी यूची कबीले से संबंधित थी। यूची कबीले से संबंधित जाति थी। यूची कबीले से संबंधित जाति थी।
और उत्तरी पश्चिमी सीमा से भारत में प्रवेश किया था। उत्तरी पश्चिमी सीमा, वही उत्तरी पश्चिमी सीमा, उधर से भारत पर ज़्यादा आक्रमण हुआ था। उत्तरी पश्चिमी सीमा से भारत में इनका प्रवेश हुआ। उत्तरी पश्चिमी सीमा में इन्होंने भारत में अपना प्रवेश किया था, पदार्पण किया था। तोरमान नाम का एक शासक था, तोरमान नामक हूण शासक ने, तोरमान नाम के हूण शासक ने गुप्त साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। गुप्त साम्राज्य भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसका वर्णन हमने पढ़ा। उस गुप्त साम्राज्य को नष्ट करके पंजाब, मालवा, राजपूताना, पंजाब, मालवा, राजपूताना पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी गुप्त साम्राज्य शासक जो सबसे शक्तिशाली था, उस गुप्त साम्राज्य को नष्ट किया इसने। पंजाब, मालवा, राजपूताना को जीता, अपना अधिकार कायम किया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। स्वयं को महाराजाधिराज उपाधि से सम्मानित किया या सुशोभित किया। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इस प्रकार का ये राजा था, जिसका नाम था तोरमान, और ये हूण शासक था। इसके बाद मीरपुर नाम के शासक ने, जो बौद्ध मठ और स्तूप जो बने हुए थे, बौद्ध मठ और स्तूपों को नष्ट कर दिया। यानी मीरपुर नाम का जो राजा था, उसने बौद्ध मठ और स्तूप जो बने हुए थे, बौद्ध धर्म के केंद्र, उन सब केंद्रों को नष्ट कर दिया, क्योंकि यह बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी, कट्टर शत्रु से कह सकते हैं, वो था। ये बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, इसका कट्टर विरोधी था। हूणों के आक्रमण के कारण जो गुप्त साम्राज्य था वो नष्ट हो गया। यानी गुप्त साम्राज्य जो भारत में था, यानी भारत को एक एकीकृत राज्य बनाना था गुप्त साम्राज्य ने, गुप्त साम्राज्य हूणों ने नष्ट कर दिया। हूणों के द्वारा नष्ट हुआ। अर्थात जो एकता भारत में बनी थी, वह राजनीतिक एकता एक तरह से समाप्त करने का काम हूणों ने किया, और भारत फिर से जो राजनीतिक एकता के सूत्र में बना था, वो फिर से टुकड़ों में विभाजित हो गया, टुकड़े हो गए। तो इस प्रकार ये दूसरी जाति जो विदेशों से भारत में आई और भारत पर आक्रमण किया, उस जाति के बारे में अपने संक्षिप्त जानकारी। अब तीसरी और जाति है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वो था कुषाण। तीसरी है कुषाण। कुषाणों को यूची या तौचेरियन इस नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। यूचिया तौचेरियन कहलाती है। ठीक है, ये भी यूची कबीले से संबंधित थे। ये भी यूची कबीले के थे। कालांतर में यह कबीला
भागों में बट गया था, यानी ये युची कबीला था जो 5 भागों में बटा था। उन्हीं 5 भागों में से एक भारत में आए थे, यानी युची कबीले से संबंधित थे। ये युची कबीला जब 5 भागों में विभक्त हो गया, उन 5 भागों में से एक भाग भारत में आया था। इस वंश का प्रथम शासक कुजुल कड़भिसस नाम का राजा इस वंश का प्रथम शासक था। सबसे पहले कुजुल कड़भिसस ने यहाँ पर शासन किया था। विनु कड़भिसस द्वितीय, भारत में इसने भारत में एक बड़े भूभाग पर अपना राज्य स्थापित किया था। यानी जिसका नाम था विनु कड़भिसस द्वितीय। इसने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार करके अपना राज्य स्थापित कर लिया था। यह शैव मत का अनुयायी था। शैव मत अर्थात भगवान शिव को मानता था। शैव मत का अनुयायी था, शिव भगवान की पूजा करता था, शिव का आराधक था। पहली बार इसी राजा ने कड़भिसस द्वितीय नहीं, पहली बार भारत में अपने नाम से सोने के सिक्के चलाए थे। अपने नाम पे सोने के सिक्के चलाने का श्रेय इसी राजा को जाता है। सोने के सिक्के किसने चलाए थे? विनु कड़भिसस द्वितीय ने सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में चलाने का काम किया था, और वो सिक्के भी अपने नाम से इसने चलाए थे। कनिष्क नाम का जो कुषाण राजा था, ये भारत का एक प्रमुख राजा था। कनिष्क प्रमुख कुषाण राजा था। कनिष्क एक प्रमुख कुषाण राजा था। प्रमुख किसान राजाओं में माना जाता है कनिष्क। अब इस कनिष्क के बारे में अपन जानकारी करते हैं। प्रमुख कुषाण राजा था। इसकी दो राजधानियां थी। प्रथम राजधानी पेशावर, एक राजधानी तो पेशावर थी। द्वितीय राजधानी, दूसरी जो राजधानी थी इसकी वह मथुरा थी। एक पेशावर और एक मथुरा, दो राजधानी इस राजा ने बना रखी थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक नया संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है। शक संवत यानी शक संवत को चलाने वाला राजा कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक नया संवत चलाया था जिसका नाम था शक संवत। इसके शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में, आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति
का आयोजन हुआ था। यह ऐसा रथा था जिसने बौद्ध संगीति आयोजित की थी और उसकी अध्यक्षता की थी आचार्य पार्श ने। उसकी अध्यक्षता में कश्मीर के कुंदन में चौथी बौद्ध संगति आयोजित की थी। इसके दरबार में पार्श वसुमित्र, अश्वघोष, जैसे बौद्ध विचार नागार्जुन जैसे गणितज्ञ, यानी विद्वानों का सामान्य आदर करता था, इसलिए इसके दरबार में पार्श वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक और नागार्जुन जैसे गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक कहते थे। चिकित्सकों को अपने दरबार में इसमें स्थान दे रखा था। ऐसा राजा था क्योंकि यह धर्म प्रेमी भी था और विद्वानों का आदर करना भी जानता था, इसलिए पार्श वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे गणितज्ञ, चरक जैसे चिकित्सक इसके दरबार में अपना स्थान पाते थे। इसने कश्मीर को जीतकर, कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर एक वहां पर कनिष्कपुर नाम का नगर बसाया था। कश्मीर को जीता और कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। नगर की स्थापना की थी, नगर बसाया। ऐसा महाराजा कनिष्क था। इसी के शासनकाल में, इसी राजा के शासन में, इसी के शासनकाल में बौद्ध धर्म की दूसरी शाखा, बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म की महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय और प्रचार हुआ। इसी के समय बौद्ध धर्म की दूसरी शाखा महायान सामने आई और इसका प्रचार प्रसार हुआ, यानी राजा कनिष्क के समय। तो बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटा था, महायान और हीनयान। तो जो महायान जो शाखा थी कनिष्क के शासनकाल में तैयार हुई थी और उसी के बाद इसका प्रचार प्रसार हुआ था। अब ये जो तीनों जातियां आई थी, ये तीनों जातियां भारत में रही या भारत से गई। तो इसमें पाठ में अपने साथ लिखा है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का मतलब है यानी आत्मसात कर लेना, अपने में मिला लेना। तो सत, भूण, कुषाण विदेशी जातियां थी, ये हमने पढ़ा है, ये विदेशी जातियां थी। परंतु भारतीय समाज एवं संस्कृति में घुल मिल गई, संस्कृति में घुल मिल गई, अर्थात भारतीय संस्कृति को इन्होंने अपना लिया और ये भारतीय संस्कृति की बनकर रह गई। धीरे धीरे इनका विलय भारतीय समाज में हो गया और ये भारत विदेश से आने वाली जातियां भारतीय बनकर रह गई। इस प्रकार आज ये हमारा पूरा पाठ पूर्ण होता है। अगले कालांश में हम इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।